हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज लाया हूं केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये है चैलेंज वीडियो फॉर यू बिकॉज इस वीडियो में मैंने लाया 20 वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन। एंड अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो क्लास 10th में, केमिस्ट्री के पे अच्छा कमांड आप पे है, आपको अगर आपने अच्छा कमांड कर लिया केमिस्ट्री पे तो मुझे उम्मीद है कि आप 20 में 20 आंसर बताओगे। लेकिन शायद अगर आपने 15 सवाल भी सही आंसर बता दिया तो मुझे लगा कि बेहतर आप कर सकते हो आगे भी, बिकॉज आपके पास अभी बहुत सारा वक्त है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना और आपको एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। तो देर नहीं करना है, फटाफट इसका आंसर देना है। एंड आपको एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना। ओके, तो देखते हैं कौन कौन जो है केमिस्ट्री बेहतर तरीके से पढ़ा है और मेरा 20 का 20 सवाल ला के दिखाता है। ओके, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ओके, एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैग्नीशियम रिबन को जलने से पहले रगड़ा जाता है। जलाने से पहले जब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं ना तो उससे पहले जो है रिबन को क्या कहता है, रगड़ा जाता है, क्योंकि उस पर लेप होता है। किसका लेप होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि यहाँ पे मैंने सवाल को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लाया। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कहीं का भी हो या तो सीबीएसई का हो, उसके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर होता है जब मैग्नीशियम रिबन को जब रबर को जब बर्निंग किया था उसके पहले उसको जो है कोटिंग क्या करते हैं, रगड़ते हैं। उस पर क्या होता है? लगने से पहले क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है या मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है या मैग्नीशियम सल्फाइड होता है या मैग्नीशियम क्लोराइड होता है ना। बहुत ही मस्त वाला सवाल। तो जैसे आपको सवाल दिख गया मतलब टाइमिंग स्टार्ट हो गया। ओके, आप अपना टाइम गिनना शुरू कर देंगे। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रगड़ा जाता है क्योंकि उसके ऊपर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद कर लो इस सवाल को, ऑप्शन नंबर बी बहुत अच्छा से आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ते डियर। पानी में आयतन के हिसाब से यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? देखिए, आयतन के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जा रहा है तो ये बहुत आसान सा सवाल है। यानी कि बोला जा रहा है अगर पानी में आयतन के हिसाब से देखा जाए, एक पानी है, ठीक है ना, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, अनुपात कितना होगा? आयतन के हिसाब से, उसके वॉल्यूम के हिसाब से 1:2 यानी कि 1:2, 1:1, 2:1 या 1:8। तो याद रखना पानी में जो होता है, आपको पता है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही बनता है ना, इन दोनों को मिलने से पानी बनता है। इसमें 2 भाग हाइड्रोजन होता है और 1 भाग ऑक्सीजन होता है, यानी कि 2:1। ठीक है, याद रखिएगा 2:1। इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो कितना है? 2:1 है। ओके, चलिए सवाल कैसा लग रहा है आपको? जब एजी मतलब सिल्वर अर्जेंटम को वायु के संपर्क में लाते हैं, यानी कि एजी को हवा में छोड़ देते हैं, खुले हवा में छोड़ते हैं तो उस पर काली परत चढ़ जाती है। इसी क्वेश्चन से एक और सवाल बनता है कि सिल्वर को हवा में छोड़ने पर कौन सी परत चढ़ जाती है? तो काली परत, काली टाइप का होता है। तो जो काली परत चढ़ती है उसका नाम क्या है भाई साहब? आज तक आपने जाना जो सिल्वर जो है काला हो जाता है। आप जानते हैं चांदी क्या होती है? काली हो जाती है। वायु के संपर्क में चांदी काली हो जाती है। तो चांदी काली जो होती है वो काली है क्या? AgNO3, Ag2S, ये 2 नीचे लिखा हुआ, ठीक है ना, Ag2O या AgCO3, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर सल्फाइड या सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर कार्बोनेट। क्या होगा? इसका आंसर होगा सिल्वर सल्फाइड। क्या होगा? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। याद करें इसका नाम, ठीक है ना, सिल्वर सल्फाइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे सवाल क्या होता है। पानी में विद्युत प्रवाहित करने पर किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? हाँ, बहुत, देखो सब सवाल आप पढ़े हैं, इस सवाल को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, संयोजन किसे कहते हैं, अपघटन किसे कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया रिएक्शन किसे कहते हैं, ये आपने पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। बोला जा रहा पानी में विद्युत प्रवाहित करने पर किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होगा? ये है H2O, क्या है? वाटर है। जब इसमें जो है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक जब प्रवाहित करेंगे तो H2 और O2 में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है ना, बदल जाएगा। H2 और O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा? बदल जाएगा। तो ये जो हुआ ना इस अभिक्रिया, एक तो आप समझ रहे हैं कि इसको वियोजन बोलेंगे,
हाँ, तो वियोजन तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें होता अपघटन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक जब प्रवाहित किया जाएगा पानी में और वो जो टूटेगा तो वो अभिक्रिया जो होगा अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपघटन, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद है ना? ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 4 का आंसर सी हो गया। अब तक मेरे ख्याल से आपने 4 के 4 आंसर दे दिया होगा, नहीं तो फिर आगे बने रहे। आप 15 में तो 15 जरूर दे दीजिएगा, 20 में। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर दिए गए उत्पादों में से कौन सा बनाता है? मतलब ये है कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम CaO है, इस पर इसके साथ पानी मिला देंगे, यानी कि H2O डाल देंगे, है ना। CaO क्या है? ये है ठोस चूना, बिना बुझा हुआ चूना, मतलब ढिक्का जो होता है ढेला, वैसा है, ठीक है। अब इस पर पानी डाल देंगे तो गीला हो जाएगा। अब गीला होकर क्या बनेगा? बुझा चूना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, या ऑक्सीजन बनेगा। तो जब इसे पानी डाल देंगे तो CaOH2 बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, यानी कि पानी डाल दिए तो बुझ गया, है ना। इसको सिलेक्ट लैम्प भी बोला जाता है, या सिलेक्ट लैम्प या तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना इसको बोला जाता है, ठीक है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड पे जब पानी डालेंगे तो वो जो है क्या हो जाएगा? उस पर जब पानी जाएगा तो चूना हो जाएगा, जिससे खैने वगैरह खाता देखते हैं ना, घर पोटिंग होता है, गीला हो जाता है। तो गीला हो गया तो क्या हो गया? वही बुझा हुआ चूना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। देखिए सवाल क्या है। सवाल बोलता है कि एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। बिल्कुल, है ना जी। अक्सर घरों में एल्युमिनियम बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ? खाना बनाने में। एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? क्या गुण है उसमें क्या खूबी है जिसके कारण हम लोग ये इसका इस्तेमाल करते हैं? एल्युमिनियम का इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं, क्या खूबी है? अच्छी तापीय चालकता है, या अच्छी विद्युत चालकता है, या उच्च पिघलन बिंदु है, पिघलन बिंदु मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट, या AC दोनों। तो देखो, जो हम लोग एल्युमिनियम का बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसमें तापीय बहुत ज़्यादा है, मतलब हीट बहुत जल्दी होता है। बिकॉज अगर हीट बर्तन नहीं होगा तो हम उसको यूज क्यों करें खाना पकाने में? जब एल्युमिनियम का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हीटिंग ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होगा तब तो खाना बनेगा। एंड उसमें मेल्टिंग पॉइंट यानी कि पिघलन बिंदु भी उसमें ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी जो है जो उसमें चीज़ रहता है ना वो पिघलने लगता है, मतलब कि गलने लगता है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। इसी कारण हम जो एल्युमिनियम को खाना बनाने वाले बर्तन में इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे बढ़ते जी। ये तो खैर बता दीजिएगा, दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता? मतलब कि कौन सी धातु इनमें से है जिसको गला कर नहीं निकाला जाता है? जैसे कि आपको पता है लोहा हेमेटाइट है, उसको गलाते हैं तब निकालते हैं, है ना जी। जिंक है, मतलब सिंपल सी बात याद रखो, जिसका अयस्क होता है उसी को तो गला के निकाला जाता है। और एल्युमिनियम ये क्या है? अच्छा, तो ये तो ऐसी बात नहीं है। किसको गला के निकाला जाता है? देखिए, लोहा को अक्सर गला के निकाला जाता है, जिंक को भी और प्लम्बम को भी। ये एल्युमिनियम है ना, इसको गला के निकाला नहीं जा सकता, ठीक है ना। एल्युमिनियम को गला के नहीं निकाला जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट होगा। ये देखिए, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का लेप किसके कारण बन जाता है? तांबा का बर्तन देखे होंगे आप, तांबे के जब बर्तन होगा तो उस पर जो है ना कुछ दिन बाद दिखेगा तो हरे रंग का लेप हो जाएगा, हरा हरा टाइप का थोड़ा सा हो जाएगा। तो जो हरा रंग है उसमें वो क्या है? कॉपर कार्बोनेट, यानी कि कार्बन कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट है, या कॉपर हाइड्रोक्साइड है, या तो फिर कॉपर ऑक्साइड है, या कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों मिला हुआ है। देखिए, तो तांबे का जो बर्तन होता है उसमें जो हरा रंग होता है उसमें कॉपर कार्बोनेट क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया बिल्कुल हमारा राइट आंसर। उम्मीद है कि अब आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से कौन एक खनिज अम्ल है? समझ में आ रहा कुछ? सर ये कैसा सवाल दे रहे हैं, मेरा तो दिमाग के बाहर जा रहा है ना। तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैंने सोचा कि 20 सवाल मैं लाता हूँ आपके लिए, टारगेट वाला, मतलब चैलेंज टाइप का सवाल। देखते हैं कौन बंदा बना पाता है 20 में 20। कौन एक खनिज है? खनिज अम्ल है, ठीक है ना। खनिज मतलब मिनरल्स बोला जाता है किसको? जो नेचुरली होता है। जैसे देखिए, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें कौन सा एसिड है जो खनिज एसिड है, यानी कि मिनरल एसिड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। HCl जिसको बोलते हैं, जो हमारे पेट में भी पाया जाता है, ठीक है। ये है खनिज एसिड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो भाई साहब आपने तो अम्ल बहुत सारा पढ़ा है कि साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, है ना, एक्सोलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बहुत सारा पढ़ा है।
तो ब्यूट्रिक अम्ल के बारे में बताइए कि ब्यूट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बासी मक्खन में, बासी केक में, या मधुमक्खियों के डंक में, या इनमें से सभी? देखिए सिंपल सी बात, मधुमक्खियों के डंक में तो पहले होगा नहीं, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया था, आपको पता है ना? तो ये तो इनमें से सभी, जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ये दोनों, तो इसका आंसर होगा बासी मक्खन में, यानी कि बटर, बासी बोलो या मक्खन बोलो चलेगा, ठीक है ना? अगर मक्खन भी लिखा रहे तो हमारा आंसर वो होगा, या बासी लिखा हो तो बासी में तो खैर ऑलरेडी है, ठीक है ना? तो बासी मक्खन बोलो या मक्खन बोलो, बटर, यानी कि बटर में जो है ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है, वही बटर जिसको पाव रोटी बोलते हैं, उसमें लगाते हैं, खाते हैं ना, मक्खन, याद है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 सवाल हो गया, अब 10 सवाल और बच गया हमारे पास। क्षारक माध्यम में मिथाइल ऑरेंज का रंग कितना होता है? देखिए मिथाइल ऑरेंज पढ़े हैं ना आप लोग, जो इंडिकेटर होता है जी, जिससे हम अम्ल और क्षार के बारे में जानते हैं कि कौन अम्ल कौन क्षार है। तो मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है। तो क्षारक माध्यम में इसका कलर कैसा होता है? गुलाबी, ऑरेंज, पर्पल या पीला? तो इसका आंसर होगा पीला, यानी कि अगर विलयन क्षारक है और उसमें डाल देंगे मिथाइल ऑरेंज तो वो कैसा हो जाएगा? पीला कलर हो जाएगा जी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। ओके चलिए, काली राख क्या है? अरे काली राख मतलब जो पेपर जलाते हैं ना तो उड़ता है ना, राख, राख, ऐश, ऐश, है ना? जैसे कि लकड़ी जल रहा तो लकड़ी जलता तो राख उड़ता है ना आसमान में, वही काली राख बोलते। तो काली राख क्या है? ब्लैक एसिड क्या है? सूखी KOH है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम कार्बोनेट है, या चारकोल है, या हाइड्रेटेड है? तो क्या हो जाएगा? काली राख क्या है? काली राख इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना? सोडियम कार्बोनेट है जी, सोडियम कार्बोनेट ही काली राख है। ओके, ऑप्शन क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन का उपोत्पाद क्या है? मतलब कि आपको पता है जो साबुन जो फैक्ट्री होता है जहाँ साबुन बनता है, और साबुन बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, है ना? तो साबुन जब बनता है, जो भी केमिकल से रिएक्शन होकर साबुन बनता है, तो साबुन के साथ एक और उत्पादन होता है, यानी कि एक और चीज़ बनता है, उसको क्या कहते हैं? आइसोप्रीन कहते हैं, या ग्लिसरॉल कहते हैं, या ब्यूटेन कहते हैं, या एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। तो साबुन का उपोत्पाद मतलब साबुन के साथ एक और प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना? ऑप्शन क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। चलिए दिए गए कौन एक उत्कृष्ट गैस है? ये तो सर बहुत आसान सवाल दे दिया ना, आसान सवाल है, वाह वाह वाह। उत्कृष्ट गैस कौन, यानी कि नोबल गैस? कार्बन, आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्या होगा बताओ? तो आर्गन है ना, आर्गन क्या है? उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है, हीलियम, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, क्रिप्टन, बहुत सारा है। तो ये हो गया उत्कृष्ट गैस, यानी कि नोबल गैस। ओके चलिए, कार्यात्मक समूह पढ़े हैं आप लोग? कार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, जो CHO एक बॉन्ड है CHO, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिल एसिड बोलेंगे, या शराब बोलेंगे, यानी कि एल्कोहल, शराब मतलब एल्कोहल, है ना? एल्डिहाइड बोलेंगे या कीटोन बोलेंगे? देखिए ये जो ना कार्बोक्सिल समूह से एक सवाल तो कंफर्म आ ही जाता है बंदा एग्जाम में टपक जाता है। कार्बोक्सिल से कभी कीटोन बोल देगा, कभी एल्कोहल बोल देगा। तो याद रखिएगा, एक डैश एक बॉन्ड रहे, CHO रहे, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, यानी कि इसका एक डैश CHO होगा, एक बॉन्ड। और ये जो है COOH है, ठीक है, वन बॉन्ड COOH है। एल्कोहल क्या होता है? OH होता है, OH होता है। और कीटोन का होता है, कीटोन का होता है CO होता है, ठीक है ना? ऐसे आता है CO, कीटोन, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजातीय श्रेणी में दो पड़ोसी भिन्न होते हैं। देखिए सजातीय श्रेणी मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको बोलते हैं क्या? होमोलोजस सीरीज, जिसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी को ही सजातीय श्रेणी बोलते हैं, यानी कि वैसी श्रेणी जो क्रमशः दो श्रेणियों के डिफरेंट जो है ना CH2 होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो मीथेन है, ठीक है ना? मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन के बाद क्या होता है? मीथेन के जस्ट बाद वाला है ना इथेन होता है। इथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6 होता है। इन दोनों को माइनस कर दो, यानी कि C2H6 में CH4 माइनस करेंगे तो यही होता है सजातीय श्रेणी के दो पड़ोसी भिन्न। पड़ोसी मतलब इसके जस्ट बगल वाला, है ना? तो इसको माइनस करोगे क्या होगा? देखो C कार्बन, दो कार्बन में से एक कार्बन घटाएगा, एक कार्बन बचेगा, और हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 4 में से घटाएगा तो क्या बचेगा? हाइड्रोजन 2। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप कुछ भी इथीन, प्रोपीन, इस तरह से ले सकते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन लीजिएगा तो प्रोपेन भी हो जाएगा। मीथेन प्रोपेन से जब ये कंप्रोमाइज़ करोगे तो उसमें भी CHO का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है? CH2 का डिफरेंस आएगा, जिसको समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। दिए गए किसके पास दोहरा बंध है? देखिए जो नीचे दिया गया है इसमें किसके पास दोहरा यानी कि डबल बॉन्ड किसमें पाया था? डबल बॉन्ड हाइड्रोजन अणु में
ऑक्सीजन अणु में, नाइट्रोजन अणु में या मीथेन में। देखिए भाई, हाइड्रोजन अणु यानी कि ये ऐसे होता है, हाइड्रोजन अणु में डबल बॉन्ड नहीं बल्कि सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन अणु में, अरे मैं तो उल्टा बना दी, ये हाइड्रोजन अणु है, ठीक है ना। अरे मैं क्या बोल रहा, हाइड्रोजन अणु देखो ये H है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन अणु में एक एकल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन अणु में डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन अणु में थर्ड बॉन्ड होता है। एकदम इसको दिमाग में ठूस लो अब तुम लोग, याद करके एकदम दिमाग में रख लो, एकदम दिमाग में बसा लो, आंखों में बसा लो, इसको समा लो इसको, ठीक है ना। कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होगा और दोहरा बॉन्ड ऑक्सीजन में होगा, और तीसरा थर्ड बॉन्ड जो होगा वो नाइट्रोजन में होगा, ठीक है ना। याद रहेगा। चलिए, 17वें ग्रुप को विशेष नाम दिया गया, आपको पता है ना, बहुत कुछ ऐसा ग्रुप जिसका एक विशेष नाम दिया गया है। जैसे कि 18वें ग्रुप को क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस या आखिरी गैस वाला ग्रुप है। 18वें ग्रुप में पूरा आखिरी गैस है, जैसे देखो ऑप्शन, इनर्ट गैस 18वें ग्रुप में आता है। तो 17वें ग्रुप का क्या नाम है, उसका नाम है हाइलोजन। क्या नाम है, हाइलोजन या हाइलोजन, कहीं ऐसे हिंदी में ऐसे भी लिखा था हाइलोजन, हाइलोजन या हाइलोजन जो बोलो, ठीक है ना। तो 17वें ग्रुप को हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये सब सवाल तो बन ही जा रहा होगा आपसे। चलिए, आवर्त सारणी में हीलियम को रखा गया। देखिए हीलियम को कहाँ पे रखा गया, दिमाग दौड़ाओ। आपको वो पीरियोडिक टेबल का चार्ट याद है दिमाग में, केमिस्ट्री में पढ़े ना, पीरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी का जो चार्ट है, अरे खाने वाला चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो चार्ट है दीवार में जो चिपकाते हैं वो, ठीक है ना। तो उसको देखो, आपको पता है इधर हाइड्रोजन होता है और फिर इधर जाकर हीलियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, तो बोरन, कार्बन ऐसे होता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम कहाँ पे है, देखो तो ऊपरी बाएं ओर तो हाइड्रोजन है भाई, निचला तो नीचे तो होता नहीं, हीलियम सबसे ऊपर में होता है, हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ऊपर में होता है। निचला बाएं ओर, ऊपरी दाएं ओर, देखो ऊपर में दाएं ओर होता है हाइड्रोजन का, ऊपर में हीलियम जो है ऊपर में दाएं ओर होता है, और हाइड्रोजन ऊपर में बाएं ओर होता है। तो हमारा आंसर क्या बोला, हीलियम। तो हीलियम क्या, ऊपरी में दाएं ओर। मजा आ रहा। और लास्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी दी गई। भाई साहब ये तो हर कोई बता देगा, है ना, ये तो हर कोई बता देगा आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी। आधुनिक आवर्त सारणी जिसको हम लोग आज पढ़ते हैं परमाणु संख्या पे आधारित है, यानी कि है ना, परमाणु संख्या पे जो आधारित है। तो ये दिया था कौन, मोसले ने दिया था। कौन दिया था, मोसले ने दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 समूह है। इसको समूह और वर्ग उसी बोलते हैं, ठीक है। 18 वर्ग हैं या समूह है, 7 आवर्त हैं, ठीक है। इसको 36 भी बोलते हैं वर्ग को, इसको बोलते हैं 36, इसको 36 बोलते हैं, 36 जो ऐसे ऐसे खड़ा रहता है 7 पीस, है ना। और इसको उदाग्रे बोला जाता है, उदाग्रे। तो और एक है आपका मेंडलीफ, है ना। तो मेंडलीफ जो परमाणु संख्या दिया था, परमाणु द्रव्यमान पे दिया था, ठीक है ना। चलो, अष्टक नियम पता है, न्यूलैंड ने दिया था। डोबेरेनर तो यहाँ पे है नहीं, डोबेरेनर ने तिर्यक नियम दिया था। तो ये हमारा हो गया 20 क्वेश्चन समाप्ति। तो मेरे ख्याल से आपने 20 में 20 बना दिया होगा। तो शायद आज का सवाल बहुत थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला सवाल था। आप लोग मुझे बताओ कि क्या आपने कम से कम 15 सवाल बनाया है, या अगर आपने 20 में 20 बनाया तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना। आप किसी भी बोर्ड से, डियर मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी भी बोर्ड से आप पहली बार भी आए हो तो डोंट वरी, आप किसी भी बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, किसी भी बोर्ड से हो, एंड अगर आप CBSE के भी बोर्ड हो, तो आपके लिए मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। आप पिछली वीडियो बहुत सारे देख सकते हैं। कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं या वक्त नहीं मिल पाता तो मैं डाल देता हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपके लिए हम यहाँ पे तत्पर हैं काम करने के लिए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।